नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम अनुच्छेद 40 तक का जिक्र कर लिए थे। अनुच्छेद 40 तक हम देख लिए थे। अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम जो DPSP हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 41। चूँकि एक एक अनुच्छेद को हम लेकर चलेंगे, जो इम्पॉर्टेंट होगा उसका मैं वर्णन आपसे कर दूंगा, आपको बता दूंगा, हिंट कर दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। आ रही बातें साथियों? पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। पब्लिक असिस्टेंस, लोक सहायता, गवर्नमेंट सहायता करती है। कभी काल देखिए, जब अभी लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन में सबकी रोज़गार जा रही थी, तो ऐसे में गवर्नमेंट वीकर सेक्शन के लिए कुछ पब्लिक असिस्टेंस का प्रावधान किया था। तो इस तरह से देखेंगे, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में वर्णन किया गया है। इसमें थोड़ा सा सुन लेंगे, लिखेंगे नहीं लेकिन सुन लेंगे। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार और विकास की कुछ सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अभी साथियों, मुख्यमंत्री राहत कोष, ये अभी इन दिनों में पिताजी का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं मुख्यमंत्री राहत कोष इस प्रक्रिया से वाकिफ़ हूँ। तो मुख्यमंत्री राहत कोष में मरीजों के लिए इलाज का खर्च प्रक्रिया होता, थोड़ी प्रक्रिया लंबी होती है, किंतु ये सब जो प्रावधान होते हैं मुख्यमंत्री राहत कोष, है ना, तो इलाज के लिए आप जाते हैं, आप मरीज हैं, आपको कुछ जटिल एवं दुर्लभ बीमारी है, जैसे कैंसर है या अन्य कोई भी बीमारी है, तो आप इन बीमारियों में इसके तहत आप मदद पा सकते हैं। और ये सीधे राशि जो है, जिस संस्था में आप इलाज कराते हैं साथियों, उस संस्था में सीधे क्या हो जाता है, चला जाता है। कुछ आपको रिलीफ मिल जाता है, लगभग 1 लाख 1.5 लाख का कुछ आपको अनुदान वगैरह मिल जाता है, इस तरह से समझिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार बुढ़ापा में कुछ पेंशन दे देता है, बुढ़ापा में आपको पेंशन दे देता है, बीमारी में कोई सहायता कर देता है। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, इस तरह के जो प्रावधान है। अभी देखेंगे शिक्षा, अभी जो मुख्यमंत्री एक पोर्टल है ना, जो उस पर निःशुल्क कोचिंग चल रहा है, निःशुल्क कोचिंग चलता है। आ रही बात साथियों? तो ये सारे प्रावधान इस अनुच्छेद के तहत किए जा रहे हैं, अनुच्छेद 41 के तहत, है ना। अगला देखते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 देखते हैं। अनुच्छेद 42 क्या कहता है साथियों? काम की न्याय संगत और मानवोचित
दशाओं का तथा प्रसूति सहायता, बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों, प्रसूति सहायता का उपबंध। ये सब साथियों राज्य की ड्यूटी है। राज्य ऐसा जब सक्षम होगा, ऐसा जब वो पाएगा, उसको लगेगा, तो वो ऐसा प्रावधान करता है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। क्या करेगा? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध करेगा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। तो ये जो साथियों है, प्रसूति जो उपबंध है, प्रसूति सहायता का जो उपबंध है, इसको बोलते हैं साथियों मैटरनिटी रिलीफ बोलते हैं। मैटरनिटी रिलीफ जो होता है, जैसे आप देखते हैं चाइल्ड केयर लीव होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनको ये जो छुट्टियां मिलती हैं, जो प्रसूति सहायता मिलती है, आप देखेंगे, या जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना है, ये जितने स्कीम चलाए जाते हैं, इन स्कीमों के द्वारा जो सहायता उपलब्ध कराया जाता है मैटरनिटी रिलीफ के लिए, तो ये सब अनुच्छेद 42 के तहत क्या है, इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 42 में आता है। तो क्वेश्चन पूछता है मैटरनिटी रिलीफ का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो साथियों अनुच्छेद 42 में किया गया है। आ रही बातें। अगला हम देखते हैं साथियों, इसमें लिखा हुआ है, इसको सुन लेंगे, कि जो राज्य है वो काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए क्या करेगा साथियों? प्रयास करेगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान। कर्मकारों का मतलब साथियों वर्कर होता है। वर्कर्स की बात हो रहा है। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। आ रही बातें साथियों। अब इसमें समझेंगे क्या? कर्मकारों के लिए, वर्कर्स के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि इतना मजदूरी होना चाहिए ताकि उसका जीवन आसानी से निर्वाह हो जाए, वो अपना जीवन यापन कर सके। तो इसमें देखिए सब नहीं लिखना, केवल इतना लिख लीजिए, बाकी सुन लीजिए। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य तरीके से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम दिलाएगा। निर्वाह मजदूरी ये लिखिएगा नहीं आप, क्यों? समझिए, निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर। आ रही बातें साथियों। और अवकाश का संपूर्ण उपभोग। एक चीज़ और कहता है, अवकाश यानी छुट्टी, तो अवकाश का संपूर्ण उपभोग आप कर सकते हैं। जो छुट्टियां आपको मिली रहती हैं, उस छुट्टियों का संपूर्ण उपभोग आप करते हैं। सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और विशिष्टता, ध्यान देंगे, सभी को नहीं, विशिष्टता, ऐसे विशेष तौर पर, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है, विशेष तौर पर ग्रामों में अर्थात गांवों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है साथियों? हाँ, नोट कर लीजिए उसको, वही पॉइंट बना करके। विशेष तौर पे ग्रामों में
कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। ऐसा तो यह ध्यान देंगे विशेष तौर पे कहाँ, गाँवों में, ग्रामों में किसको, कुटीर उद्योगों को किस आधार पर, वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो आप इंडिविजुअल चाहें तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, तो इसमें सरकार आपको मदद दे सकती है। नहीं तो आप सहकारिता के आधार पर काम करना चाहते हैं, कई लोग मिल करके एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको सरकार क्या करती है, मदद करती है। आ रही बातें साथियों, ये रहा अनुच्छेद 43। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 43 के आ रही बातें साथियों। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 43 क या 43A। साथियों ये इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, अक्सर पूछता है। ये क्या है अनुच्छेद, देखते हैं। उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों अर्थात वर्कर्स का भाग लेना, अर्थात जो इंडस्ट्री है उसका जो मैनेजमेंट है, तो उस मैनेजमेंट में वर्कर को भी पार्टिसिपेट करना है। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान बनाएगा या किसी अन्य तरीके से कोई न कोई कदम अवश्य उठाएगा। ऐसा ये अनुच्छेद 43 के क कहता है या 43A कहता है। क्या कहता है 43 क साथियों, कि उद्योग में, जैसे कोई ये उद्योग है, सपोज दैट मान लीजिए उद्योग है, तो इस उद्योग में जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन का जो है, आ रही बातें साथियों, तो इस मैनेजमेंट में वर्कर की भी भूमिका, वर्कर को भी भाग लेना है। तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 से सीधे ऐसे उठा के प्रश्न पूछता है। अगला देखते हैं साथियों, ये प्रावधान देखिए यहाँ पे क लिखा हुआ है, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया है, मूलतः ये संविधान में नहीं था 43 क। तो 43 क कब आया साथियों, 43 क साथियों आया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आ रही बातें समझ में साथियों। अगला देखते हैं अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 43 ख या 43B। अब हम देखते हैं साथियों ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सहकारी समितियों का उन्नयन, सहकारी समितियों का उन्नयन। अब इसमें कहता है साथियों, देखिए अभी जिस वक्त आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आज साथियों तारीख है 8 जुलाई। 7 जुलाई को साथियों, 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, कई मंत्री चेंज हुए हैं और कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो साथियों एक नया मंत्रालय गठित किया गया है, सहकारिता मंत्रालय। एक चीज़ मैं आपको करंट की बात बता रहा हूँ, सहकारिता मंत्रालय ये इसी से संबंधित है। सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और इस सहकारिता मंत्रालय का प्रभार दिया गया है नितिन गडकरी साहब को, जो सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री हैं। तो एक चीज़ समझेंगे, ये नया चीज़ आया है, सहकारिता मंत्रालय पहली बार गठित किया गया साथियों, ये नया है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात को आप कहीं साइड में कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। आ रही बातें साथियों। तो सहकारी समितियों का उन्नयन 43B में सहकारी समितियों की वकालत किया गया। इसका मतलब ये भी साथियों बाद में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है? तो साथियों ये भी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97वां
संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा साथियों इसको संविधान में जगह दिया गया। आ रही बातें समझ में? अब इसमें क्या कहता है, लिखने वाला तो आप इतना केवल लिखेंगे, सहकारी समितियों का उन्नयन, अनुच्छेद 43B क्या कहता है? कहता है ये साथियों कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंध के उन्नयन का क्या करेगा? प्रयास करेगा। आ रही बातें हैं साथियों? अगले अनुच्छेद को देखते हैं, अनुच्छेद 44 को देखते हैं साथियों। अनुच्छेद 44 क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 44 क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए एक समान, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अर्थात सबके लिए एक ही कानून रहे। आ रही बातें साथियों? आर्टिकल 44 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों। कौन ऐसा राज्य है जिसने अपने वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात इसको बोलते हैं इंग्लिश में साथियों यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है, आप जानते होंगे कौन सा ऐसा राज्य है जिसने एक समान सिविल संहिता अपने वहाँ लागू किया है? तो साथियों वो क्या है? गोवा है। आ रही बात है? अभी गोवा आज 8 जुलाई है, 8 जुलाई को चर्चे में आया है। एक चीज़ और है, मैं करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए आपसे बता दे रहा हूँ, गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया है जो रेबीज से मुक्त हो गया है, रेबीज से मुक्त हो गया है, रेबीज मुक्त हो गया है। आ रही बात है? अगला अनुच्छेद देखिए साथियों, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 क्या कहता है साथियों? 45 प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, प्रारंभिक शैशवावस्था शैशवावस्था की देखरेख, की देखरेख छह वर्ष से कम, एक चीज ध्यान देंगे, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का टारगेट पॉइंट की क्लास में मैं आते जाते कार्यक्रम में मैं ये कॉन्सेप्ट बता दिया था, 6 वर्ष से कम कहाँ है और 6 से 14 वर्ष का कॉन्सेप्ट कहाँ है साथियों। शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है, बच्चों की शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है, आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में 6 से 14 अनुच्छेद 21 में है ना। लेकिन यहाँ अनुच्छेद जो 45 है, आर्टिकल 45 है, वहाँ 0 से 6 की बात कर रहा है, 6 वर्ष से कम आयु की, यानी 6 वर्ष से कम आयु की बात। और फिर आप देखेंगे जो अनुच्छेद 51 क, अर्थात जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में जो 51 क का जो सब क्लास है जिसमें कहा गया है, आप देखेंगे अनुच्छेद 51 ए का सब क्लाज जो के है, वहाँ पे जो माता पिता या संरक्षक हों अपने 6 से 14 वर्ष के बीच आयु वाले बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे, वहाँ भी साथियों 6 से 14 है। तो मूल अधिकार में भी 6 से 14 का वर्णन है साथियों, मूल कर्तव्य में भी 6 से 14 का वर्णन है, किंतु जो नीति निषेध तत्व है साथियों, वहाँ अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात की गई है। मैं इंग्लिश वर्जन भी बेयर एक्ट में ज़रा चेक कर लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन ऐसा ना हो कि
कन्फ्यूजन में आप रहें, क्योंकि हिंदी में कभी कभी गलत लिखा रहता है साथियों। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। सही है साथियों, 6 वर्ष से कम आयु की बात करता है। यही अंतर है साथियों। ऐसे देख लेंगे 3 जगह शिक्षा के अधिकार का वर्णन मिलता है। यहाँ 6 से 14 है आर्टिकल 21A में, यहाँ भी 6 से 14 है आर्टिकल 51A का सब क्लाज के में, और 0 से 6 वर्णन है साथियों आर्टिकल 45 में। इसको एक जगह नोट करके लिख लीजिएगा। ये है साथियों फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये साथियों क्या है DPSP। आ रही बात है साथियों। अब देखते हैं साथियों आर्टिकल 46 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 क्या कहता है साथियों। और एक चीज़, हाँ साथियों एक चीज़ और बता रहा हूँ, आर्टिकल जो 45 है, ये जो 45 आर्टिकल है यह साथियों 86 यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया था। आ रही बात है। अगला देखते हैं साथियों अनुच्छेद 46 यानी कि अनुच्छेद 46। इसमें साथियों दिया हुआ है SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन एंड अदर वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शंस यानी कि SC की बात किया गया है, ST की बात किया गया है और अन्य कमजोर वर्गों की बात किया गया है। किस संदर्भ में बात किया गया है? इनके SC की बात की गई है, ST की बात की गई है, प्लस अन्य वीकर सेक्शन की बात किया गया था। इन किसके बारे में बात किया गया साथियों? तो 2 चीज़ के बारे में, शिक्षा के बारे में और अर्थ के बारे में। आ रही बातें। एजुकेशन, एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक, एजुकेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट की बात की गई है। अर्थात इसमें मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ, इसको समझिएगा, इतना केवल बस जानिए। यही पूछता है ये और ये किसके लिए? SC ST या अदर वीकर सेक्शंस। अब अदर वीकर सेक्शन का तात्पर्य क्या लगा रहा है? ये राज्य डिफाइन करेगा। अब समझिएगा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा राज्य। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, खास तौर पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा एक चीज़ और करेगा, सामाजिक अन्याय सोशल इनजस्टिस, इसको बोलेंगे साथियों सोशल इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। आ रही बातें साथियों। आर्टिकल 47 देखते हैं। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। पोषाहार स्तर, जो मिड डे मील में आपको भोजन मिलता है, क्वालिटेटिव भोजन मिल रहा है, तो वो इसकी बात है।